नमस्कार देवियों सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कुछ दर्शकों ने, श्रोताओं ने हमसे बार बार कहा है कि आप बाबा रामदास जी को लाइए, लेकर आइए, तो आज हम गए बाबा के आश्रम में, प्रार्थना की, नहीं माने तो फिर हमने अपना भाईचारे वाला दांव लगाया और कहा कि ऐसा ना दद्दा, चुपचाप उठा चला। तो दद्दा आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दद्दा, हमारे दद्दा दुनिया के बाबा रामदास। 31 अक्टूबर कल बीत गए। आज मैं इसकी बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि कल दीपावली थी, मौसम था त्योहार का, खुशियों का, और उसमें गम की बात करना, मातम की बात करना, दुख की बात करना, पीड़ा की बात करना, विषाद की बात करना, आघात की बात करना, उद्रेक की बात करना थोड़ा ठीक नहीं लगा। 31 अक्टूबर तारीख वैसे बड़ी रोचक है। रोचक इसलिए कि इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी और यही दिन सरदार पटेल की जन्म जयंती भी। लेकिन हम इसे क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि जो 3 दिन 4 दिन नरसंहार चला था दिल्ली की सड़कों पर, बिना किसी कानूनी रुकावट के, एक तरह से एक खास समुदाय को बिल्कुल निराश्रित छोड़ दिया गया था, केवल कटने के लिए, उनके गले में जलती टायरें लगाकर जलाने के लिए। वह सिहरा देने वाली कथा में से एक दिन 31 अक्टूबर का भी होगा। इसकी पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अजीत सिंह जी उर्फ दद्दा उर्फ बाबा रामदास। सीधा बिना किसी भूमिका के इनसे सुनते हैं कि क्या कहना है। मैं सिखों के नरसंहार की बात कर रहा हूं। दादा, ये तो पहली बात, ये जो है ना, ये बलिदान दिवस, काय का बलिदान? घंटे का बलिदान? कौन सा बलिदान था? नहीं नहीं, वो लिखा हुआ था इसलिए मैंने हाँ, खुदकुशी की थी उन्होंने। मतलब इससे बड़ा मैं इस पर केवल एक सफाई दे देता हूं कि वो लिखते लिखते आदत बोलते में आ जाती है, वरना मैं भी उसे बलिदान दिवस इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप बताएंगे ही उन्होंने खुदकुशी की थी। खैर, हाँ, यस, खुदकुशी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और देश की एजेंसी ने उनको आगाह किया था कि आप अपने सिख बॉडीगार्ड्स को बदल दीजिए, पर उन्होंने देश की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और अपनी खुद की सुरक्षा पे से ज्यादा पॉलिटिकल जो मैसेजिंग थी, राजनैतिक शोशेबाजी, बयानबाजी को ज्यादा महत्व दिया। उनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी। उनको कोई ये नहीं समझा पाया कि ठीक है पॉलिटिक्स कीजिए, पर देश को आग में मत झोंको अपनी इस पॉलिटिक्स के लिए। तुमको जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम मर जाओगी, तुमको कोई मुआ देगा, तो पूरा देश में संकट खड़ा होगा। और जो हुआ, ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस की मूर्खता थी, जिसकी वजह से 20 साल तक पंजाब और पूरा देश जलता रहा। तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो पहली बात तो इसको अलिदान बलिदान, ये कांग्रेसी जो लुच्चे, दुष्ट, देशद्रोही कांग्रेसी हैं, वो ये सब रेटोरिक चलाते हैं। मैं कतई नहीं इसमें विश्वास करता हूं। अच्छा, दूसरी बात है, 1980 में मेरी उम्र 15 साल थी और 1980 वो समय था जब पंजाब उबलना शुरू हो चुका था। मुझे याद है लाला जगत नारायण की हत्या लगभग 80 में ही हुई है, शायद 80 के बस हेर फेर में। उसके बाद उनके बड़े बेटे जो कि संपादक थे पंजाब केसरी, दैनिक पंजाब केसरी अखबार के, उनकी हत्या हुई। उससे पहले ज्ञानी गुरबचन सिंह जी की हत्या हो चुकी थी, उससे तो शुरुआत हुई थी। और तब जो आग लगी, अच्छा उससे भी पहले जब भिंडरा वाले को, सिर्फ अकालियों को
परेशान करने के लिए, अकालियों को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ला, हाउ जॉन बंगाल वाला गवर्नर था, उसका नाम था हाउ, सिद्धार्थ शंकर रे, और आपका ये कमल नथवा जो है अभी जो मध्य जी, प्रदेश, ये वो सब ड्राइवर था, वो ड्राइवर था संजय गांधी का। इन सब लुच्चों ने, लुच्चे, इन सब ने एक मॉन्स्टर, सिर्फ सिर्फ और इनके साथ ज्ञानी जैल सिंह ने अकालियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक गेम प्लान तैयार किया था और पूरे देश को आग में झोंक दिया, और जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज आज भी पंजाब डिस्टेबलाइज्ड है, जल रहा है। वो मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि अगर परिवार का मुखिया मूर्ख हो, उसकी लीडरशिप में खोट हो, तो परिवार को भोगना पड़ता है। देश का मुखिया अगर निकम्मा, नकारा, नालायक होगा तो देश को सदियों, एक शताब्दी तक भोगना पड़ेगा। इंदिरा गांधी का कोढ़ हम लोग आज तक ढो रहा है ये देश। तो 1978 में तो मैं छोटा था, उस वक्त का घटनाक्रम मुझे याद नहीं है ना। 1980 के बाद का सब याद है। 80 के बाद 81, 82, 83 में कैसे माहौल खराब हुआ, 84 में कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, मुझे वो दिन आज भी याद है। 4 दिन तक जब अंबाला जैसे शहर में भी, जो कि अमृतसर से लगभग 250-300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर है, वहां तक कर्फ्यू लगा हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, आप उस समय दिल्ली में थे, पंजाब में थे, कहाँ थे? जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है तब मैं हरियाणा और पंजाब में था। हरियाणा मीन्स अंबाला। अंबाला जो है वो जी, पंजाब का एकदम बॉर्डर है, पर पूरा कल्चर जो है वो पंजाबी ही है। अगर आपको जी, बताया न जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप हरियाणा में हैं कि पंजाब में हैं। नाम जी। मात्र का वो हरियाणा में है, कल्चर पूरा और पंजाबी है। और जब नरसंहार हुआ तो आप कहाँ थे? उस दिन मैं दिल्ली में था, जब इंदिरा जी तो की हत्या उसकी हुई। कहानी सुनाइए, इंदिरा जी की हत्या के बाद। इंदिरा जी की हत्या सुबह 9, सवा 9 बजे हुई है। उस वक्त मैं अंबाला से एक बस पकड़ रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे कैप्टन चांदरूप के अखाड़े में भेजा था, तो सुबह 9 बजे के आसपास मैं अंबाला से एक बस में सवार हो रहा था। हमारी बस चली और करनाल के आसपास, शायद करनाल शहर से करीब 10 किलोमीटर पहले, करीब 11 बजे के आसपास उस बस को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया कुछ नहीं पता। 11 बजे की रुकी रुकी बस लगभग 1:30 बजे, और पूरा ट्रैफिक रुक गया था, ना उधर से कोई आ रहा था ना इधर से कोई आ रहा था। लगभग 1:30 बजे मुझे याद है, कारों का एक काफिला, सफेद कारों का एक निकला। तो हमारे एक साथ में और सभी सहयात्री जो है वो सड़कों पे उतर आए थे बसों से, क्योंकि 4 घंटे से ट्रैफिक बंद था। तो एक सहयात्री ने बोला कि ये तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा और पंजाब के दोनों एक साथ गए, आगे पीछे एक ही काफिले में। ये बात है लगभग 1:30 बजे की, इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। 2 बजे एक यात्री के पास ट्रांजिस्टर था, तो एक उड़ती उड़ती खबर आई बीबीसी से कि इंदिरा जी पे कोई कोई हमला हुआ है। तो तब तक क्या था कि ये गांधी परिवार जो है ना, ऐसे फर्जी हमले अपने ऊपर कराया करता था। जैसे केजरीवाल जो ना, कभी दुई पड़ाका खा गया, कभी स्याही फेंकवा दिया, इस तरफ से ये गिमिक्स ये इंदिरा गांधी परिवार भी खूब किया करता था। तो हम लोगों ने, मैं, अब मेरी जो भी राजनीतिक समझ उन दिनों रही होगी, हालांकि 84 में मैं 19 साल का हो चुका था, मैंने उस खबर को जो है वो ऐसे ही खारिज कर दिया। खैर, तब लगभग 4 बजे ट्रैफिक दोबारा बहाल हुआ, बस हमारी चली, और दिल्ली जब मैं उतरा हूं तो पूरे दिल्ली में सन्नाटा था। बस अड्डा एकदम खाली सुनसान पड़ा था। जैसे ही बस वहां पहुंची, हरियाणा रोडवेज की बस थी, जैसे ही बस पहुंची तो एक कुली आया, उसने ऊपर से मेरी साइकिल उतारी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहती अम्मा, इंदिरा अम्मा नहीं रही। बस उसने इतना बताया। वहां से मैं साइकिल चलाता हुआ अपना झोला, बक्सा एक उसी
साइकिल के पीछे लाद के, मेरी मौसी रहती थी घंटा घर, सब्जी मंडी घंटा घर पे, वहां आया तो मलकागंज नाम का एक चौक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकदम बगल वाला इलाका, अगर आपको ध्यान हो तो मलकागंज चौराहे से बगल में एक सेठी बेकर्स नाम की एक बहुत अच्छी बेकरी शॉप थी। शाम को जब मैं 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे वहां पहुंचा हूं, तो सेठी बेकर्स के आगे ढोल बजा के कुछ लड़के, जिसमें सेठी बेकर्स के लड़के भी शामिल थे, वो सब नाच रहे थे। सुनिए, ये मैं अपनी आंख देखी बात बता रहा हूं। सेठी बेकर्स ने अपनी पूरी बेकरी खाली कर दी थी, मिठाई के रूप में बांट दी गई थी। सेठी बेकर्स, मलकागंज, दिल्ली। और खैर, वो रात एकदम शांतिपूर्वक बीती थी दिल्ली में। अगले दिन, उसी दिन जो है रात को या शाम को जो है शपथ दिला दी गई थी राजीव गांधी को। अगले दिन उनका शव, इंदिरा जी का शव, अंतिम दर्शनार्थ रखा गया था। 24 घंटे का टेलीकास्ट चल रहा था और दोपहर के समय अर्जुन दास नामक एक कॉरपोरेटर हुआ करता था दिल्ली का, अर्जुन दास के कुछ चेला चप्पड़ जब इंदिरा जी के शव का दर्शन करने आए और 24 घंटे का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो उस पर नारेबाजी हुई थी कि खून का बदला खून से लेंगे। ये 1 नवंबर की बात है। तो चूंकि लाइव चल रहा था दूरदर्शन पे, तो तुरंत है चुप 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 करके चुप करा दिया गया। उसी दिन शायद या एक दिन बाद वो बयान आया था कि जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। जी जी, पेड़ हिलने वाला है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 31 की रात दिल्ली एकदम शांतिपूर्वक सोई है, कुछ नहीं हुआ है। सेठी बेकर्स जैसे लोग ढोल बजा के डांस कर रहे थे, इंदिरा गांधी की मौत का जश्न मना रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। 31 तारीख को। 1 तारीख की सुबह दिल्ली गमगीन थी, दिल्ली बंद थी। 1 तारीख की शाम को थोड़ी बहुत थपड़म थपड़ाई, कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऐसी खबरें आई। 2 की सुबह विधिवत दंगे की शुरुआत हुई है। ये सारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। और 2 की सुबह जिस दंगे की शुरुआत कांग्रेसियों ने कराई, उसमें अर्जुन दास, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, HKL भगत, माकन, ललित माकन, शायद इस प्रकार के कांग्रेसी नेता सब, इन लोगों ने कांग्रेसी गुंडों को मतलब प्रमोट करके, और वही 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाली जो थ्योरी है ना, शायद मुझे लगता है वहीं से आई थी। 3 दिन के लिए पुलिस हटा ली गई थी और दंगा शुरू हुआ। 3 दिन तक एकदम खुली छूट थी, दंगा चलता रहा। ऐसा सुनने में आता है कि राजीव गांधी ने बकायदा खुली जीप में बैठ के दंगे का जायजा भी लिया था, पूरा अपनी आंखों से देख के आए थे। और कांग्रेसियों ने यहां, और ये बड़ी ये खबरें छपती रही कि राजीव गांधी ने अपनी कोटेरी के कुछ खास लोगों को कहा था कि जरा इनको सबक सिखाओ, ऐसा सुनने में आया। हालांकि ऐसी चीजों की पुष्टि तो नहीं होती, उस जमाने के जो लोग होंगे वो उनको याद होगा सब। ऐसा भी आया कि बहुत से लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल थे, सिख कम्युनिटी के लोग, ज्ञानी जैल सिंह को फोन करते रहे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने यहां तक लिखा है कि राष्ट्रपति भवन का फोन लगातार घनघना रहा था, परंतु उसको कोई उठाने वाला नहीं था राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति महोदय ने खुद स्वयं
जगह जगह पुलिस वालों को फोन किया, किसी ने उनका, राष्ट्रपति का फोन भी नहीं उठा रही थी दिल्ली पुलिस, ऐसे आरोप है। ये पुरानी बातें हैं, तब अभी लोग भूले नहीं है। खैर चलिए, तब 3 दिन बाद सेना आई है। मुझे याद है वो समय भी, जब कर्फ्यू लगा है और जब सेना आई है। मतलब राजीव गांधी को देश की राजधानी में आर्मी बुलाने में 3 दिन लग गए, मतलब हत्या के 5वें दिन। कर्फ्यू लग गया, उसके बाद 4 दिन तक, मेरे याद है 3 या 4 दिन तक तो कर्फ्यू रहा। कर्फ्यू के बाद जब ढील दे दी गई और उस हत्या को 8-9 दिन हो चुके थे, अब मैं फंस गया था। मैं तो आया था अखाड़े में, दिल्ली सुनसान पड़ी थी। तो तब मैं 8वें दिन जब खबर आई कि कर्फ्यू में ढील है, तो मैं ये पता लगाने के लिए कि क्या बस सेवा चालू हो गई है, मैं वही घंटाघर से साइकिल से आईएसबीटी, 30,000 आईएसबीटी की तरफ चला। तो 30,000 के आसपास मुझे लगा कि बदबू आ रही है कुछ। तो वहां पे, और मैंने देखा कि बाकी जगह सब सुनसान था, पर यहां पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सड़क पे। तो मेरी अचानक, मैंने जब ऐसे साइड में करके देखा, तो मैंने देखा कि मेरे मुंह से सिर्फ 1 फुट की दूरी पे एक जला हुआ हाथ ऐसे करके, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट टचिंग इट। मैं अचानक घबरा के, मतलब साइकिल से उतर के मैं साइड हो गया। मैंने थोड़ा सा दूर जाके देखा कि अरे मैं एक ट्रक के बगल में खड़ा हूं। फिर उस ट्रक पे मैंने जब नजर मराई, तो वो ट्रक जली हुई लाशों से इस कदर लोडेड था, जैसे कि धान की बोरी ऊपर तक ओवरलोड ट्रक में गांच दी जाती है ना। फिर मैंने ध्यान दिया कि वहां ऐसे बीसियों ट्रक खड़े थे। तो फिर मैंने जानने की कोशिश की क्या चक्कर है। फिर अंदर देखा तो हो, मैं 30,000 पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ा था। फिर मैंने अंदर निगाह मारी, ऐसे गेट से बाहर से खड़े खड़े निगाह मारी। सर, जैसे एफसीआई के गोदाम में बोरियां रखी होती है ना, एक के ऊपर एक, उस प्रकार लाशों के अंबार थे 30,000 पोस्टमार्टम हाउस। ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कुछ सिख परिवार अपने परिजनों की लाशें लेने के लिए आए हुए थे। एक दृश्य मुझे आज तक नहीं भूलता है। एक बुजुर्ग थे, वो, उनकी पत्नी, बुजुर्ग क्या रहे होंगे, कोई 50, 55, 60 साल के, उनकी पत्नी थी। फिएट कार के पास वो लोग खड़े थे और उनकी बेटी थी एक, वो रही होगी कोई 17 साल की, कोई युवती बच्ची थी। वो फिएट कार से सिर लगा के रो रही थी। ये दृश्य था दिल्ली का। ये हमें कांग्रेस वाले, ये राहुल गांधी जो विषधर है, ये भारत जोड़ो यात्रा निकालता है और बेशर्मी की हद देखिए कि उसी पंजाब से होकर निकलता है। उसके बाद न्याय यात्रा निकालता है। मतलब धृष्टता, थेथरई, बेशर्मी की पराकाष्ठा है यार। यही नहीं रुकता है, वो विदेशों में जाता है, भारत को गालियां भी देता है हाँ। और वह इस तरह व्यवहार भी करता है जैसे वो
इस देश का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि उसको 99 सीटें आ गई हैं। ये लोग जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये लोग जब आपसी सद्भाव की बात करते हैं, तो दर्शकों श्रोताओं, गम का विषय है, हम लोग गमगीन हैं, लेकिन सच कहो तो आंखों में खून उतर जाता है इन दोगलों की दोगलई देखकर। आंसू नहीं आते, क्योंकि जिन सिखों को, और देखिए कि इसकी दादी ने जो किया, उसके बाद इसके मूर्ख बाप ने, राजीव गांधी वॉज अ प्योर मूर्ख, इसकी तरह का विषधर नहीं था। ये जो पूरी परंपरा इन लोगों ने चलाई, उसमें लगता है कि जैसे ये इनकी बपौती हो, ये शासन करना जानते हैं, और केवल इसके लिए जब सिखों को और हिंदुओं को इन लोगों ने बिल्कुल दो पांतों में ले जाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस के पाप इतने हैं कि अगर हम लोग चर्चा करने लगे तो ऐसे कम से कम 1000 वीडियो बनाने पड़ेंगे, और हम बना रहे हैं, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार याद दिलाएंगे कि इस देश में अगर किसी चीज का खत्म होना, किसी पार्टी का खत्म होना सबसे जरूरी है, तो वो कांग्रेस है, क्योंकि ये दीमक, और दीमक पूरे देश को अंदर से खोखला कर रही है, बर्बाद कर रही है। फिलहाल दर्शकों इतना ही। दद्दा, आपका धन्यवाद तो क्या ही कहूं, और सॉरी कि आपको फिर से मैंने वो मोमेंट्स रिलीव कराए जिनको लेकर आप बहुत दुखी हुए, लेकिन हम सब दुखी हैं, और हमारा देश अभी जिन हाथों में है इसी तरह प्रगति की राह पर रहे। दिवाली की अगली संध्या हम यही कामना करते हैं। कुछ दिनों में बिहारियों का जबरदस्त पर्व आ रहा है, छठ, उस पर भी मैं दद्दा को लाऊंगा और इनकी खास बातें सुनाऊंगा। पंजाब में कैसे होता है छठ, उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, दीजिए आज्ञा, और व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहे। जय सिया राम। जय श्री राम।